नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 8 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम डेज का रिविजन करें तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखिए दोस्तों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे। और दोस्तों, पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया था तो ये 1966 में मनाया गया था और पहली बार यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था। और यूनेस्को के निर्णय के अगले ही साल यानी 1966 में पहला साक्षरता दिवस मनाना शुरू हुआ था। ठीक है। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ यूनेस्को की, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यूनेस्को के अभी प्रमुख कौन है? तो ये है ऑड्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे की 2020 की थीम क्या थी? तो ये थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा क्या थी थीम 2020 की? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो इस वर्ष की यानी 2021 की थीम क्या है इसकी? तो 2021 की थीम है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोविंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, याद रखिए क्या है थीम? लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोविंग द डिजिटल डिवाइड। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अगस्त माह से प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना शुरू होगी और इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है और ये 2026 तक की चलेगा। ठीक है, और इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग सुझावों और सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। तो बात करें जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 69.3%। ठीक है, और हमारे देश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 73% थी। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 78.7% थी। और इसमें हमारे देश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये है 59.2%। और हमारे देश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 67.8% है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वो है केरल है। ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 96.2% है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो ये दिल्ली है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 88.7% है। उत्तराखंड की साक्षरता दर ये थर्ड प्लेस पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 87.6% है। और हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.6% है। और असम की साक्षरता दर कितनी है? तो 85.9% है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 28वें स्थान पर है। ठीक है, और बात करें स्टेट में तो स्टेट में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है लिटरेसी में? तो ये 21वें स्थान पर है। तो ये डाटा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? तो देखिए, पहले नंबर स्थान पर कौन सा है? जबलपुर है। यहाँ की साक्षरता दर 81% है। सेकंड प्लेस पर है इंदौर। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है। और थर्ड प्लेस पर है भोपाल। भोपाल की साक्षरता दर कितनी है? 80.4% है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 86.1% है। सेकेंड प्लेस पर झाबुआ है। झाबुआ की साक्षरता दर है 43.3%। और बड़वानी की साक्षरता दर कितनी है? 49.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये है इंदौर। सेकंड प्लेस पे है जबलपुर। ठीक है, वैसे लगभग सेम है इंदौर और जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर। फिर थर्ड प्लेस पर है भोपाल। ठीक है, तो इंदौर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और भोपाल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पहले स्थान पर है अलीराजपुर। अलीराजपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 42% है। झाबुआ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 52.9% है।
और बड़वानी की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 55.7% है। अब बात करें हम सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पहले स्थान पर है भोपाल। भोपाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। और जबलपुर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और इंदौर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है। अब बात करें हम यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। यहाँ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 30.3% है। और सेकंड प्लेस पे है झाबुआ। झाबुआ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 83.8%। और बड़वानी की महिला साक्षरता दर कितनी है? 42.4%। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, देखिए जो मध्य प्रदेश की पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर है वो सबसे अधिक किस दशक में हुई थी, तो वो हुई थी 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा 1981 में 29.4% थी। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बालाघाट। ठीक है, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। तो देखिए जो कल टेस्ट हुआ था हमारा 51वां टेस्ट, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो काजल की आई है और सेकंड रैंक राकेश की आई है और जो थर्ड रैंक है वो नीरज की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा संचालक श्री धनराजू एस। ठीक है, ये हमारे शिक्षा विभाग के संचालक हैं। तो इन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र में किसके द्वारा लिखे गए गीत संग्रह अलविदा कोरोना का विमोचन किया है, तो ये लिखा गया है गीत संग्रह सारिका घारू के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घा का उद्घाटन कहां पर किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किस जिले की प्रोफेसर साक्षी भारद्वाज का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? भोपाल की है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद नाम कुलगुरु करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है इंदर सिंह परमार। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है श्री कैलाश विश्वास सारंग। और मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया जी है। इनके पास खेल विभाग भी है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल और गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है उन्हीं के कुलपति का पदनाम कुलगुरु किया जाएगा। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां के कुलपति का पदनाम कुलगुरु नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में गोटमार मेला का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये किया गया छिंदवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छिंदवाड़ा में। तो देखिए गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 300 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ क्या होता है? पत्थर मारना। और ये त्योहार भी ऐसे ही दोस्तों, एक दूसरे को पत्थर मारा जाता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांडुरना और सावरगांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। और दोस्तों इस बार जो गोटमार मेला हुआ उसमें लगभग 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी तक बात करें हम तो यहाँ पर 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो त्योहार के पहले ही करीबन 50 डॉक्टरों की टीम भेजती है वहाँ पर। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की, तो देखिए जो जल बिहारी का मेला है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कुंडेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। और बात करें सल्तनपुर का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये बुधनी सीहोर में लगता है। और देखिए यहीं शिवराज सिंह चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र भी है।
और धमोनी उर्स का मेला कहाँ पर लगता है? सागर में लगता है। और कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? ये शहडोल हरदा में लगता है। और पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स कहाँ पर? ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में लगता है। फिर इसके बाद सिंगाजी का मेला कहाँ पर लगता है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। अदांता का मेला कहाँ पर लगता है? ओमकारेश्वर में लगता है। और गोटमार का मेला छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। भगोरिया हाट कहाँ पर? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये ग्वालियर में लगता है। और दोस्तों देखिए, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी लगता है, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? मंदसौर में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के आर्टिस्ट राहत काजमी की पेंटिंग्स को टर्की के नीज शहर के एनाटोलिया में होने वाली आर्ट एग्जीबिशन ऑर्टवे 8 के लिए चुना गया है? तो ये राहत काजमी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये है राहत काजमी। तो बात करें हम यहाँ पर टर्की की, तो देखिए टर्की पूर्व एशियाई कंट्री है, और जो टर्की है वो देखिए यूरोप में भी है और एशिया में भी है। जैसे रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है, वैसे ही टर्की का कुछ भाग यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्कीश है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो एर्दोवान यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टर्किश इरा यहाँ की करेंसी है। तो देखिए, भोपाल शहर के आर्टिस्ट राहत काजमी की पेंटिंग्स को टर्की के नीज शहर के एनाटोलिया में होने वाली आर्ट एग्जीबिशन आर्टक्वे 8 के लिए चुना गया है। और इस एग्जीबिशन में दुनिया भर के 50 आर्टिस्ट की पेंटिंग्स शुमार होगी। और प्रदर्शनी 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और राहत ने बताया कि एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी पेंटिंग सबमिट की थी और ज्यूरी ने चुनिंदा का चयन किया है और पेंटिंग सहित टर्की आने का न्योता भेजा। और इस एग्जीबिशन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है यू एंड मी अंडर द रेनबो, ठीक है। और अपनी पेंटिंग के बारे में राहत ने बताया है कि यह पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट है। उन्होंने इसमें अनंत ऊर्जा और शक्ति के रिफ्लेक्शन और जादुई विचारों को दर्शाने का प्रयास किया है। इसके लिए ब्राइट कलर्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों ये है इनकी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ी अमन विष्ट ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को कौन सा पदक दिलाया है? तो देखिए, इन्होंने दिलाया है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यह है अमन विष्ट। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी के बॉक्सर अमन सिंह विष्ट ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है। और अमन विष्ट मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी है जिनका एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 92 किलो भार वर्ग में भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन हुआ था। और पिछले दिनों सोनीपत में संपन्न राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने पर उनका एशियन चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था। और मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के जो चीफ कोच है श्री रोशन लाल को 13 सदस्यीय भारतीय दल का भी कोच बनाया गया था। क्वेश्चन हमारा, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआईएल के मध्य कितने मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेज एग्रीमेंट काकरापारा में हस्ताक्षरित हुआ है? तो देखिए, काकरापारा ये कहाँ पर है? ये गुजरात के तापी जिले में है। याद रखिएगा, गुजरात के तापी जिले में है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये जो काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, इसकी जो पहली इकाई है वो कैनेडियन तकनीक पर आधारित है और जो तीसरी इकाई है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। और कितने मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट काकरापारा में हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये 93 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम यहाँ बात करें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको? ये मिलेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसके अभी चेयरमैन और एमडी कौन है? एसके शर्मा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तो देखिए, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य 93 मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट यानी पीपीए काकरापारा में हस्ताक्षरित हुआ है। और मध्य प्रदेश को गुजरात स्थित काकरापारा परमाणु विद्युत गृह से उत्पादित होने वाली बिजली में से 93 मेगावाट बिजली 15 वर्षों तक मिलेगी। और देखिए दोस्तों, इसके पहले भी ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है 2005 में। ये दूसरा एग्रीमेंट है जो हुआ है 2021 में। मध्य प्रदेश को प्राप्त होने वाली बिजली का वर्तमान दर क्या होगा? 2.289 रुपये प्रति यूनिट है।
और पावर परचेज एग्रीमेंट पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से जो मुख्य प्रबंधक है प्रमोद चौधरी और काकरापारा के स्टेशन डायरेक्टर श्री AB देशमुख ने हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए काकरापारा परमाणु विद्युत गृह से पूर्व में किया गया 15 वर्षीय एग्रीमेंट वर्ष 2020 में समाप्त हो गया था, यानी ये 2005 से लेकर 2020 तक ही चला था। लेकिन काकरापार से उपलब्ध होने वाली बिजली की दर अन्य उपलब्ध होने वाली बिजली की दरों से कम थी, इसलिए इस एग्रीमेंट को पुनः 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, ये MPPSC 2019 में पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ये कौन नहीं रहे हैं? तो ये न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बलराम झाकड़ जी भी रहे हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर जी भी रहे हैं और डॉक्टर भाई महावीर भी रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यनीति कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल प्रमुख होता है। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इनका कार्यकाल 1956 से लेकर 1957 तक की था। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। दोस्तों श्रीमती सरला ग्रेवाल का कार्यकाल 1989 से 1990 तक की इनका कार्यकाल था। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है वो कौन कौन है? तो देखिए एक तो श्री राम प्रकाश गुप्त जी है और दूसरे कौन से हैं? लालजी टंडन जी है। कल का आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था और जो सबसे अच्छा आंसर किया था सारा चौहान और सुमन, तो दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं और यह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल और न्यायमूर्ति रह चुके हैं। देखिए अंशुमन सिंह जी 1984 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे और इसके बाद राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे और इनकी हाल ही में 8 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई है। और बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर भाई महावीर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 98 से 2003 तक की राज्यपाल रह चुके हैं। बलराम झाकड़ जी 2004 से 2009 तक की राज्यपाल रह चुके हैं और रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011 तक की हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय संविधान में भाग 6 के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 में पूछा जा चुका है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, मंडला, रीवा या नीमच? ठीक है। तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।